हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी? बहुत अच्छे हैं। चलिए, मैं भी अच्छा हूं। तो आज आपकी क्लास इंट्रोडक्शन टू अकाउंट्स का जो चैप्टर चल रहा था, उसके अंदर कुछ टर्म्स और रह गई हैं आपके लिए। उसमें हम आगे बढ़ते हैं। आज हम बात करते हैं अकाउंटिंग प्रोसेस के बारे में। हमने पिछली क्लास में बात की थी और हम अब उससे आगे बढ़ते हैं। बुक कीपिंग वर्सेस अकाउंटिंग। जनरल आदमी के लिए बुक कीपिंग या अकाउंटिंग में बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होता, मगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो आपको बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का डिफरेंस पता होना चाहिए। तो इसके कुछ बेसिस हमने क्रिएट किए हैं कि कुछ बेसिस पर बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के अंदर डिफरेंसेस मिलेंगे आपको। फर्स्ट है बेसिस स्कोप। बुक कीपिंग का जो मेन स्कोप होता है वो लेजर तक का होता है। उसके बाद की सारी प्रोसेस अकाउंटिंग कहलाती है। तो अकाउंटिंग एक बिगर टर्म है जिसके अंदर बुक कीपिंग तो आती ही है, मगर अकाउंटिंग का बेसिक स्टार्टिंग पॉइंट होता है जहां पर बुक कीपिंग खत्म हो जाती है। Bookkeeping is concerned with identifying financial transactions, measuring them in money terms, recording them in the books of accounts, and classifying them. यानी कि आप जर्नलाइजिंग और पोस्टिंग करेंगे, वहां तक बुक कीपिंग की जाती है। अकाउंटिंग की डेफिनेशन में हम देखेंगे, स्कोप देखेंगे उसका। अकाउंटिंग इज कंसर्न विद समराइजिंग द रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शंस, इंटरप्रेटिंग them एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स। यानी कि बुक कीपिंग के प्रोसेस के एंड होते ही अकाउंटिंग की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, जिसके अंदर ट्रायल बैलेंस से लेकर बैलेंस शीट बनती है और साथ में सारे रिकॉर्ड्स को, डाटा को एनालाइज किया जाता है और इंटरप्रेट किया जाता है फॉर फॉर द यूजर्स। दूसरा डिफरेंशिएशन का पॉइंट है स्टेजेस। बुक कीपिंग इज अ प्राइमरी स्टेज, इट इज द बेसिस फॉर अकाउंटिंग। बुक कीपिंग बेसिस है अकाउंटिंग के लिए, यानी कि बेस क्रिएट करता है अकाउंटिंग के लिए, और वो अकाउंटिंग की ही प्राइमरी स्टेज को ही बुक कीपिंग बोलते हैं। इट इज अ सेकेंडरी स्टेज, इट बिगिंस वेयर बुक कीपिंग एंड्स। जहां पर बुक कीपिंग खत्म हो जाती है तभी से अकाउंटिंग स्टार्ट हो जाती है। ऑब्जेक्टिव्स की बात करेंगे। बुक कीपिंग, द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बुक कीपिंग इज टू मेंटेन सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस। यानी कि जो भी आपके पास रिकॉर्ड्स मनी टर्म्स में जिसको हम मेजर कर सकते हैं, उनका सिस्टमेटिक रिकॉर्ड मतलब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर रखने के सिस्टम को हम बुक कीपिंग बोलते हैं। और अकाउंटिंग के अंदर ऑब्जेक्टिव है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू असरटेन नेट रिजल्ट्स ऑफ ऑपरेशंस एंड फाइनेंशियल पोजीशंस एंड टू कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन टू द इंटरेस्टेड पार्टीज। यानी कि आप ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे जिससे फर्म के नेट रिजल्ट यानी कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, या फिर कंपनी की जो एक्चुअली फाइनेंशियल पोजीशन है पर्टिकुलर डेट पर, उसको निकालना ही अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव होता है। और उन सब डाटा के बेसिस पर इंफॉर्मेशन को एनालाइज किया जाता है और उसको आगे यूजर्स के लिए कम्युनिकेट कर दिया जाता है। जो जिस भी एनालिसिस के अंदर इंटरेस्टेड है उसको उसके अंदर क्रिएट कर दिया जाता है, उसके लिए उसको बता दिया जाता है, उस तक पहुंचा दिया जाता है। फोर्थ पॉइंट है नेचर ऑफ जॉब। दिस जॉब इज रूटीन इन नेचर। यानी कि बुक कीपिंग एक जनरल एम्प्लॉय कर सकता है, वो रूटीन का एक काम है और उस पर्पस से उसको करने के लिए कोई स्पेशल स्किल नहीं चाहिए होती है। तो एक रूटीन जॉब होती है बुक कीपिंग करना। और अकाउंटिंग के लिए द जॉब इज एनालिटिकल एंड डायनेमिक इन नेचर। यानी कि अकाउंटिंग को करने के लिए एक स्पेशल स्किल चाहिए होती है, क्योंकि उसके अंदर कुछ एनालिटिकल चीजें होती हैं और कुछ डायनेमिक यानी कि लगातार चेंज होने वाली चीजें होती हैं, जिसको बिना स्किल का कोई भी एम्प्लॉय समझ नहीं सकता। फिफ्थ पॉइंट है परफॉर्मेंस। बुक कीपिंग इट बीइंग्स अ रूटीन वर्क इज परफॉर्म्ड बाय जूनियर स्टाफ। यानी कि बुक कीपिंग को करने के लिए कोई बहुत बड़ी स्किल की जरूरत नहीं होती, इसलिए उसका कोई भी जूनियर स्टाफ जो कंपनी के अंदर होता है वो इसको परफॉर्म आराम से कर सकता है, थोड़ी सी नॉलेज लेकर। इवन आप क्लास 11th के अकाउंट्स जैसे मेंटेन कर रहे हैं, जो सीख रहे हैं अकाउंटिंग करना,
आप भी चाहेंगे तो बुक कीपिंग आप 1 साल बाद आराम से कर पाएंगे। इतना आसान काम होता है बुक कीपिंग करना। अकाउंटिंग परफॉर्मेंस के बेसिस पर डिफरेंशिएशन है अकाउंटिंग के अंदर। इट बीइंग अ स्पेशलाइज्ड फंक्शन इज परफॉर्म्ड बाय सीनियर स्टाफ। और अकाउंटिंग जो होती है वो एक सीनियर स्टाफ करता है जिसके पास स्पेशल स्किल हो। तो अकाउंटिंग तो आप नहीं कर पाएंगे, मगर बुक कीपिंग आप आराम से कर पाएंगे। तो अकाउंटिंग के लिए स्पेशल स्किल चाहिए होती है जो आप में धीरे धीरे पढ़ाई करते हुए आएगा। और अगर आप कोई प्रोफेशनल डिग्री अर्न कर लेते हैं तो उससे आप प्रॉपर अकाउंटेंट बन जाएंगे, जिसके साथ आपका टैग लग जाएगा चार्टर्ड अकाउंटेंट। 6 पॉइंट है स्पेशल स्किल्स। स्पेशल स्किल्स के अंदर बुक कीपिंग की बात करें, जैसे अभी मैंने बताया, बुक कीपिंग करना कोई बहुत बड़ा काम नहीं होता। इसको एक जूनियर स्टाफ भी कर लेता है थोड़ी सी नॉलेज के साथ साथ। सो बुक कीपिंग इज मैकेनिकल इन नेचर एंड थस डज नॉट रिक्वायर्ड स्पेशल स्किल्स। और अकाउंटिंग के अंदर क्योंकि एक स्पेशल स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है, एनालिसिस करनी पड़ती है, इंटरप्रिटेशन करनी पड़ती है, और बहुत सारी वर्किंग नॉलेज इसके लिए चाहिए होती है। अकाउंटिंग रिक्वायर्स स्पेशल स्किल्स एंड एबिलिटी टू एनालाइज एंड इंटरप्रेट। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। और ये एक क्वेश्चन ऐसा है जिसको मैं कह सकता हूं ये 100% आपके पेपर में आएगा ही आएगा। तो इसको आप जरूर कर ले। चलिए अब इसके बाद एक आगे की बातें कर लेते हैं। आगे का टॉपिक है आपका ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग की बात करेंगे, यानी कि अकाउंटिंग करने का हमारा एम क्या है, क्या उसके पीछे पर्पस है, क्यों हम अकाउंटिंग कर रहे हैं। तो कुछ ना कुछ एम तो होगा ही। सबसे बड़ा एम यही होता है कि अगर कोई चीज हम लिख कर रख लेते हैं तो अगर 2 साल 5 साल 10 साल बाद भी हमारी मेमोरी एक शॉर्ट नेचर की होती है, हम उसको याद करने की कोशिश करेंगे तो हम याद नहीं कर सकते। मगर कोई चीज लिखित में होगी, अकाउंट्स के रूप में होगी, डाटा के रूप में होगी, तो हम उसको फटाफट उसको निकाल कर देख सकते हैं और उससे हम सब कुछ प्रूफ के रूप में उसको यूज कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग की बात करेंगे। फर्स्ट है मेंटेनिंग सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शंस, यानी कि जैसे जैसे ट्रांजेक्शन हो रही है डेट वाइज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, उसी तरह से उसको रिकॉर्ड मेंटेन करने का काम हम अकाउंटिंग के थ्रू करते हैं। सेकंड है डिटरमाइनिंग प्रॉफिट और लॉस, यानी कि अगर हम लगातार काम करते रहें और मेमोरी में उसको सोचते रहें, कभी कभी हम ऐसा भी कर देते हैं कि हमने कोई सामान किसी रेट पर लिया और उसको दूसरे किसी रेट पर बेच दिया, मेमोरी में था कुछ और एक्चुअली कुछ और था। तो अगर हमने रिकॉर्ड उसको मेंटेन कर रखा है तो हमें पता है कि ये सामान 10 रुपीज का है, तो हम इसको 15 रुपीज में बेचेंगे तो ही हमें प्रॉफिट होगा। और अगर हमने उसको रिकॉर्ड में मेंटेन नहीं किया तो हो सकता है कि हम उस चीज को भूल जाएं, तो इसलिए हम उससे लॉस भी हो सकता है। तो हमें कितना लॉस हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, अगर वो लिखित में होगा, कंटिन्यूटी पूरे थ्रू आउट द ईयर समझ में आएगा, तो अब जब हम उसकी अकाउंटिंग करेंगे तो हमें पूरे साल का नेट प्रॉफिट और लॉस निकल कर सामने आ जाएगा इजीली, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं होती। और साथ में थर्ड पॉइंट है असर्टेनिंग फाइनेंशियल पोजीशन, और हमने जितनी कैपिटल लगाई थी उस कैपिटल का एक्चुअली हमने क्या क्या किया, क्या हमारे पास कुछ असेट्स बाकी है, क्या हमारे ऊपर कुछ लायबिलिटीज क्रिएट हुई है, क्या हमने और असेट्स डेवलप की हैं। तो एक्चुअली हमारी एक्चुअल पोजीशन क्या है, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, साउंडनेस क्या है, उसको मेंटेन करने के लिए, उसको देखने के लिए आपको अकाउंटिंग रखनी होती है। फोर्थ पॉइंट है फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का काम होता है कंपनी के बारे में जानना और उस सारे रिकॉर्ड्स के बेसिस पर फ्यूचर के डिसीजन लेना, फ्यूचर की प्लानिंग बनाना। तो अगर आपके पास कोई चीज रिकॉर्ड्स में अवेलेबल होंगी तो उसकी एनालिसिस करना और उसके बेसिस पर डिसीजन लेना आसान हो जाएगा। तो इसी पर्पज से हम अकाउंटिंग को रखते हैं, जिससे मैनेजमेंट को हेल्प हो सके फ्यूचर की प्लानिंग करने। फिफ्थ पॉइंट है प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर्स, और बहुत सारे यूजर्स, इवन मैनेजमेंट भी उसका एक यूजर ही होता है, खुद ओनर जो होते हैं उसके, और उसके अलावा भी कंपनी के लिए, फर्म के लिए बहुत सारे यूजर्स अवेलेबल होते हैं। जैसे आपके कस्टमर्स हैं और सप्लायर्स हैं और आपके पोटेंशियल
कस्टमर भी हो सकते हैं। पोटेंशियल कस्टमर का मतलब है जो आने वाले टाइम में आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। तो अगर आपकी पोजीशन वो देख लेंगे कि हाँ, ये आदमी एक साउंड फर्म से संबंध रखता है, तो इससे हम बिजनेस कर सकते हैं, तो हमारा पैसा डूबेगा नहीं, या एक क्वालिटी मेंटेन करते हैं, ये सारी चीजें आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के रूप में रिकॉर्डेड होती है। तो वो लोग अपने हिसाब से आपके रिकॉर्ड्स को चेक करते हैं और आपके साथ इजीली डील कर सकते हैं। तो इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के रूप में यूजर्स को डाटा जो आपने रिकॉर्ड किया अकाउंटिंग के रूप में वो भेजा जाता है, और उसके बेसिस पर वो अपना डिसीजन ले लेते हैं कि आपसे उन्होंने काम करना है या नहीं। क्योंकि अगर आपकी साउंडनेस कम है और उनको डर रहेगा कि आपके साथ काम करके कहीं उनका पैसा मर तो नहीं जाएगा, ऐसे यूजर्स के रूप में बहुत सारे लोग होते हैं। एम्प्लॉइज भी अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स को देखने के बाद ही डिसीजन लेते हैं कि शायद हमारी इस साल में सैलरी बढ़ेगी, हमें बोनस मिल पाएगा, या हम फ्यूचर में इस जगह पे रुक पाएंगे। क्योंकि अगर अकाउंटिंग में ये शो हो रहा है कि फर्म लॉस में जा रही है, तो शायद उनके लिए वहां पर नौकरी करना खतरनाक हो सकता है और वो नौकरी को छोड़ के जा सकते हैं। तो ये सभी लोगों के लिए काफी ज्यादा, जो भी कंपनी से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अटैच्ड हैं, उन लोगों के लिए अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन मिलना बहुत जरूरी होता है। 6 पॉइंट है प्रोटेक्टिंग बिजनेस असेट्स। क्योंकि हमने बताया हमारी जो मेमोरी है वो बहुत शॉर्ट उसकी लेंथ होती है, तो अगर हम सारी चीजें दिमाग में रखेंगे तो जरूरी नहीं कि हमें याद रहे कि हमने अपनी फर्म के अंदर कितनी एसेट्स खरीदी थी। हो सकता है बहुत सारी एसेट्स ऐसी होती हैं जो हम काफी टाइम तक, लंबे समय तक यूज नहीं करते, तो ऐसी पड़ी रह जाती है। तो अगर वर्बली सोचेंगे तो शायद ये नहीं याद हो कि हमारे पास वो एसेट्स थी भी या नहीं। तो अगर आपके पास अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स रखे हुए हैं, तो अकाउंटिंग में तो लिखा ही होगा कि आपके पास वो असेट्स पड़ी हुई है। तो वो अगर असेट्स पड़ी हुई है तो वो कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगी। तो एक बिजनेस असेट्स को प्रोटेक्शन भी मिल जाता है कि आपके पास जितना भी सामान वहां है वो एक रिकॉर्ड के रूप में, अकाउंटिंग के रूप में आपके पास है। तो बिजनेस असेट्स को प्रोटेक्शन मिलता है। नेक्स्ट टर्म है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्या चीज होती है, उसका क्या काम है, वो किसके लिए क्या फायदेमंद होती है। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट के रूप में होती हैं, जिनको यूजर्स अपने अपने फायदे के लिए या नुकसान, अपने फायदे के लिए अपने एनालिसिस करते हैं, और उस पर और उसके बेसिस पर वो डिसीजन लेते हैं कि कंपनी के साथ हमने जुड़ना है या नहीं। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज द इंफॉर्मेशन ऑफ फाइनेंशियल नेचर relating to entities. It is useful in taking decisions. Accounting information is provided to the users through financial statements. Accounting information users के पास financial statements के रूप में जाती है, और वो इसके बेसिस पर अपने फर्दर डिसीजंस लेते हैं। तो कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हर किसी को चाहिए होती है, जो लोग फर्म के साथ जुड़े होते हैं। तो फर्म के अंदर जितने भी यूजर्स होते हैं उनको बेसिकली दो हिस्सों में बांट दिया जाता है, इंटरनल यूजर्स और एक्सटर्नल यूजर्स। तो यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन दो तरह के होते हैं, इंटरनल यूजर्स भी हो सकते हैं एंड एक्सटर्नल यूजर्स भी हो सकते हैं। इंटरनल यूजर्स मतलब जो कंपनी की खुद की मैन पावर है, जो कंपनी के अंदर लोग काम करते हैं, वो कंपनी के इंटरनल यूजर्स हो सकते हैं, होते हैं। और एक्सटर्नल यूजर्स वो लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं कंपनी से, फर्म से किसी ना किसी तरह से जुड़े होते हैं या जुड़ने वाले होते हैं। तो इंटरनल यूजर्स कौन कौन हो सकते हैं? 3 लोग इंटरनल यूजर्स माने जाते हैं, ओनर्स या इन्वेस्टर्स। मतलब इनकी परिभाषा तो काफी ब्रॉड है, तो 3 हम सिर्फ एक स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ सकते हैं, क्योंकि इन्वेस्टर भी अलग लोग हो सकते हैं, ओनर भी अलग लोग हो सकते हैं, पोटेंशियल इन्वेस्टर भी अलग लोग हो सकते हैं। तो अलग अलग चीजों को अलग अलग समझना है। ओनर जो कंपनी के अंदर पैसा लगाते हैं, शेयर होल्डर्स हो सकते हैं कंपनी के केस में, उनको इन्वेस्टर के नाम से जाना जाता है। दूसरा कंपनी को चलाने वाला मैनेजमेंट, और तीसरा कंपनी के अंदर काम करने वाले वर्कर्स और एम्प्लॉइज। तो कंपनी की जो कंपनी का जो ओनर होते हैं उनका बेसिक क्या, उनके लिए क्या यूज है कि उनको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन चाहिए। उनको सिर्फ मेन काम है कि भाई हमारे पास कंपनी के अंदर प्रॉफिटेबिलिटी कितनी आ रही है देखना है, कंपनी का स्टेटस, फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है, और फ्यूचर प्रोजेक्शंस जो करने हैं वो कैसे दिखाई देंगे। तो कंपनी की अंदर जो कंपनी के इन्वेस्टर्स, शेयर होल्डर्स होते हैं,
या कंपनी के ओनर होते हैं, उनके लिए 3 एरिया ऑफ इंटरेस्ट होते हैं, जिसके बेसिस पर वो कंपनी के अंदर फर्दर इन्वेस्टमेंट करते चले जाते हैं। सेकंड, हमारे इंटरनल यूजर्स है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट वो लोग होते हैं, वो एम्प्लॉइज होते हैं कंपनी के, जो कंपनी के अंदर मेजर डिसीजंस लेते हैं और उनके बेसिस पर ही कंपनी ग्रो करती है या लूज करती है। तो कंपनी के जो लोग हैं, मैनेजमेंट के लोग जो हैं, उन लोगों के लिए कंपनी के डाटा जो है, कंपनी की जो इंफॉर्मेशन है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है, उनमें से मेजर पार्ट है प्रॉफिटेबिलिटी का, और दूसरा मैनेजरियल डिसीजंस, और तीसरा लिक्विडिटी, कि कंपनी में प्रॉफिटेबिलिटी कितनी आ रही है इन रिस्पेक्ट ऑफ योर इन्वेस्टमेंट्स, यानी कि अगर आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया है उसके अकॉर्डिंगली क्या प्रॉफिटेबिलिटी आ रही है, क्या परसेंटेज में प्रॉफिट बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं। अगर आपने 1 लाख रुपए लगाए और आपको 1,000 रुपए फायदा हो रहा है, और आपने 1 करोड़ रुपए लगाए और आपको 10,000 रुपए प्रॉफिट हो रहा है, तो दोनों में कंपनी कौन सी बढ़िया है? कंपनी 1 लाख रुपए लगाकर 1,000 वाली। क्यों? क्योंकि उसकी परसेंटेज टर्म्स के अंदर वो ज्यादा अर्न करके दे रही। तो मैनेजरियल डिसीजंस के रूप में भी एरिया ऑफ इंटरेस्ट यहां पर बनता है मैनेजमेंट का, कि मैनेजमेंट का क्या डिसीजन होगा फर्दर, जो आपके पास डाटा है उनके बेसिस पर। और कंपनी के अंदर जो फाइनेंशियल पोजीशन देख के ये पता लगता है कि कंपनी के पास हार्ड कैश कितना चल रहा है, क्या लिक्विडिटी है कंपनी के अंदर, अगर माल मंगाना पड़े तो क्या लिक्विडिटी है या नहीं है, क्या कंपनी को जो कंपनी के सर पर लायबिलिटीज हैं, क्या उनको पे करने के लिए उनके पास लिक्विडिटी है या नहीं है। लिक्विडिटी मतलब पैसा, मनी, उस पैसे के हिसाब से मैनेजमेंट को ही चलना पड़ता है, तभी उसके बेसिस पर मैनेजमेंट फ्यूचर के डिसीजन ले पाती है। और कंपनी के अंदर जो एम्प्लॉइज या वर्कर्स होते हैं, जो काम करने वाले मेन वर्कफोर्स होती है, उनको कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी से ही सब कुछ लेना देना होता है, क्योंकि अगर कंपनी चलती रहेगी, उनकी सैलरी टाइम से आती रहेगी, उनको टाइमली बोनस मिलते रहेंगे, उनके लिए ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स बने रहेंगे। मगर अगर कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी गिरती है तो कंपनी के एम्प्लॉइज को सबसे ज्यादा खतरा होता है, क्योंकि उनकी नौकरी जा सकती है, उनकी सैलरी डिले हो सकती है, और बहुत सारी उनके साथ प्रॉब्लम आ सकती है। तो कंपनी के अंदर एक्सटर्नल यूजर्स के रूप में हमारे पास कई सारे यूजर्स होते हैं, बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इन्वेस्टर्स एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, creditors, government and its authority, researchers, consumers, public। तो आपके कोर्स के हिसाब से हमने इनको कुछ अलग अलग परिभाषाओं में बांट लिया है, अलग अलग नाम से जानते हैं, मगर बेसिकली मतलब यही है कि कंपनी से जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े हुए लोग हैं और कंपनी के बाहर से सपोर्ट देते हैं, कंपनी के बाहर होते हैं, कंपनी के अंदर नहीं होते। तो जैसे कंपनी का अकाउंट भी खोलना होता है, कंपनी को बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन भी लेना होता है, तो बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उनके डाटा को एनालाइज करते हैं, उसी बेसिस पर, उनकी इंफॉर्मेशन के बेसिस पर उनको लोन दिया जा सकता है। तो कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी चल रही है, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में क्या उतार चढ़ाव हुआ है, कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटस, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, उसमें एक्सटर्नल यूजर्स के रूप में बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इंटरेस्टेड रहते हैं। इन्वेस्टर्स और पोटेंशियल इन्वेस्टर्स और पोटेंशियल इन्वेस्टर का मतलब है जो ऑलरेडी कंपनी के अंदर शेयर होल्डर्स के रूप में हैं, और कुछ लोग शेयर होल्डर्स बनना चाहते हैं, जो पैसा लगाना चाहते हैं। तो कंपनी की अर्निंग कैपेसिटी यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी कैसी चल रही है, पुराने सालों की अपेक्षा इस साल में बढ़ी है नहीं बढ़ी है, और उनका पैसा कितना सेफ रहेगा कंपनी के अंदर, ये सारी चीजें जानने के लिए उनको कंपनी की अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है। 6 पॉइंट है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स वो लोग होते हैं जो कंपनी को माल सप्लाई करते हैं, जिनके बेसिस पर कंपनी उधारी पर माल ले पाती है और उनको टाइम टू टाइम पेमेंट करती है। तो जो क्रेडिटर्स होते हैं उनको भी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशंस और प्रॉफिटेबिलिटी से मतलब होता है। क्यों? क्योंकि अगर कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है तो उनको भी टाइम से पैसा मिलने की उम्मीद होती है, वरना उनको भी एक अपना पैसा डूबने का खतरा रहता है। सेफ्टी के लिए भी वो ये सब चीजें देखते हैं। गवर्नमेंट एंड इट्स अथॉरिटी, गवर्नमेंट को भी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन, प्रॉफिटेबिलिटी देखनी होती है। क्यों? क्योंकि उनको अपने टैक्स से मतलब है। तो गवर्नमेंट को अगर टैक्स लायबिलिटी देखनी है किसी की, तो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन और प्रॉफिटेबिलिटी देखनी होती है। तो उनके लिए भी ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट होते हैं गवर्नमेंट अथॉरिटी के लिए से।
रिसर्चर कुछ लोग होते हैं जो मार्केट में बैठे होते हैं, जो डायरेक्टली कंपनी से रिलेटेड तो नहीं होते, मगर कहीं ना कहीं कंपनी के फ्यूचर्स को देख रहे होते हैं और उसमें पैसा इन्वेस्ट करने की सोच रहे होते हैं, या बहुत सारे लोगों को इंफॉर्मेशन जनरेट करके बताने के लिए वो बैठे होते हैं, रिसर्च कर करके अपने डाटा को पब्लिश करते हैं, जिससे लोग आपकी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकें। तो आपकी कंपनी में सारी अकाउंटिंग थ्योरीज और प्रिंसिपल्स फॉलो हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं? जो भी बिजनेस प्रैक्टिसेस है, क्या आप लोग फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? और कंपनी के फ्यूचर प्रोजेक्शंस या प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है, उसके लिए वो रिसर्च करते रहते हैं पास डाटा को देखकर। नेक्स्ट है कंज्यूमर्स। कंज्यूमर जो होता है कंपनी को प्रोडक्ट को खरीदने वाला होता है, वो कंजम्पशन करता है। तो कंपनी को इनके डाटा के अंदर जो मेन कंसर्न होता है वो होता है प्राइसिंग, कि कंपनी का जो भी प्रोडक्ट है उसकी प्राइस क्या हो सकती है या क्या हो रही है, क्या पास्ट में कैसी थी और फ्यूचर में कैसी हो। 10th पार्ट है पब्लिक, यानी कि जनरल पब्लिक भी किसी भी रूप में हो सकती है। जो जनरल पब्लिक में तो सारे लोग ही आ गए, कि जो बैंक हैं, इन्वेस्टर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, गवर्नमेंट हैं, रिसर्चर हैं, कंज्यूमर्स हैं, और जनरल पब्लिक। जनरल पब्लिक मतलब इन सबको छोड़ के जो बाकी बच गए लोग पब्लिक हैं, या पब्लिक के अंदर सारे लोग होते ही हैं। तो जनरल पब्लिक को बेसिकली ये मतलब होता है कि कंपनी के अंदर जिस तरह के भी काम हो रहे हैं, क्या उससे एनवायरमेंट को कोई खतरा तो नहीं है। तो ये सब चीजें पब्लिक के लिए कंसर्न होते हैं, और वो इसमें इंटरेस्ट रखते हैं कि गवर्नमेंट जो कंपनी या फर्म खड़ी है, जो काम कर रही है, कहीं वो पॉल्यूशन तो नहीं फैला रही, क्या एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने का कोई काम कर रही है नहीं कर रही है। तो पब्लिक को इससे मतलब होता है, और इनडायरेक्ट कंट्रीब्यूशन फॉर बेटरमेंट, और जो भी हमारे पास सोसाइटी है उनकी बेटरमेंट के लिए काम करना भी किसी कंपनी का काम होना चाहिए। तो ये सब पब्लिक के इंटरेस्ट की बातें हैं। तो पब्लिक देखती है कि क्या ये कंपनी हमारे इंटरेस्ट की बात कर रही है नहीं कर रही है, तो उसके बेसिस पर कंपनी के डाटा को देखती है। तो ये सारी बातें हैं जिसके अकाउंटिंग यूजर्स जो होते हैं, वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के जो यूजर्स होते हैं उनका अलग अलग इंटरेस्ट हो सकता है। मोस्टली जो यूजर्स होते हैं उनका कंसर्न होता है कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी से। तो ये चीज आप ध्यान रखें। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि आप बताइए कि गवर्नमेंट और इट्स अथॉरिटी क्या किस लिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में इंटरेस्टेड होते हैं। तो उसका आंसर है कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी के लिए, फ्यूचर पोजीशन के लिए, और टैक्स लायबिलिटी के लिए गवर्नमेंट एंड इट्स अथॉरिटी इंटरेस्टेड होते हैं कंपनी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। चलिए, आज इतना ही बहुत है। उसके बाद अगली क्लास में मिलते हैं। तो तब